So, gentlemen, welcome back for the second session for today, training number 3 for OSHA 30R जनरल इंडस्ट्री। हम बात कर रहे हैं बेसिकली पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के सिलसिले में। जो लोग अभी तक ज्वाइन नहीं कर सके उनके लिए मेरा मैसेज है कि काइंडली टाइम से ज्वाइन कर लिया करें। ये इम्पैक्ट कर सकते हैं आपके एग्जाम के ऊपर। अगर इस तरह का कैजुअल एटीट्यूड हो तो फिर आपकी सर्टिफिकेशन में मसला होगा। तो इसलिए सबसे रिक्वेस्ट है, अभी मैं ये चूंकि रिकॉर्डिंग में है तो आपको ये रिकॉर्डिंग में भी मिल जाएगी क्लास, ताकि मेरा मैसेज भी आप तक मैं व्हाट्सएप पे भी कर दूंगा। क्लास को टाइम से ज्वाइन करें और मिस नहीं करें, क्योंकि मैंने इसका काफ़ी सिलेबस कवर करना है। तो मतलब मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं यहाँ पे वेट करता रहूँ 5 7 मिनट 10 मिनट के, मतलब आप लोग आ जाएं तो फिर मैं आगे चलूँ। बट आई विल कीप ऑन गोइंग फॉरवर्ड, ताकि मैं अपना सिलेबस जो है उसको कंप्लीट कर सकूँ। सो जेंटलमैन, वी वर टॉकिंग अबाउट द रेस्पिरेटर्स, यूज ऑफ रेस्पिरेटर्स। डिफरेंट जो हैजर्डियस सिचुएशंस होती हैं हमारी वर्क प्लेस के अंदर, उनमें डिफरेंट किस्म के रेस्पिरेटर्स यूज होते हैं आपकी इनहिलेशन सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए। और इनहिलेशन सिस्टम बड़ा सेंसिटिव होता है। इसमें अगर आपकी ब्रीदिंग का मैकेनिज्म जो है उसको इम्पैक्ट आ जाए आपके लंग्स के ऊपर, आपकी ब्रीदिंग सिस्टम के ऊपर, तो वो इरिवर्सेबल भी होता है सम टाइम, और आपको उससे ज़्यादा डिजीज लग सकती है बाकायदा। इसलिए इसकी प्रोटेक्शन ज़रूरी है। तो किस किस्म के रेस्पिरेटर्स जो है वो ओशा रिकमेंड करती है यूज़ करने के लिए। एक होते हैं पार्टिकुलेट रेस्पिरेटर्स। दीज फिल्टर आउट एयरबॉर्न पार्टिकल्स। मतलब ये जो नॉर्मल मास्क टाइप आप कह लें, ये जो पार्टिकुलेट रेस्पिरेटर्स होते हैं कि एयरबॉर्न पार्टिकल्स हैं, मतलब आपकी हवा के अंदर कोई इस किस्म के नॉन हेजर्डियस या लेस हेजर्डियस पार्टिकल्स हैं हवा के अंदर, उनकी प्रोटेक्शन के लिए जैसे नॉर्मल आप मास्क पहनते हैं उस टाइप के रेस्पिरेटर्स होते हैं ये। दूसरी टाइप के रेस्पिरेटर्स कौन से होते हैं? एयर प्योरीफाइंग रेस्पिरेटर्स विद कार्ट्रिज और कैनिस्टर्स। दीज रिमूव कंटेमिनेंट्स फ्रॉम द एयर। अब इनका एक और प्रोसेस है कि इनके अंदर कार्ट्रिज मौजूद होता है। जिस तरह आपने देखा वाटर क्लीनिंग के लिए आप जो है वो यूज करते हैं वाटर क्लीनिंग का मैकेनिज्म, उसके अंदर कार्ट्रिजेस यूज होते हैं। इसी तरह इस रेस्पिरेटर के अंदर भी कार्ट्रिजेस का यूज होता है कि अगर हवा जो है वो हेजिडियस है, ज़्यादा कंटेमिनेंट्स है, तो वो उनको रिमूव कर देता है। मतलब अगर आपको पता है ना, हवा के अंदर मुख्तलिफ गैसेस का मजमू है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी होती है, और ऑक्सीजन का भी एक सर्टेन लेवल होता है जो आपको सांस लेने के लिए ज़रूरी होता है। तो अगर ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाए और अदर देन ऑक्सीजन जो बाकी पार्टिकुलेट्स हैं वो आपकी हवा के अंदर ज़्यादा हो जाएं, तो वो आपके ब्रीदिंग अपरेटस को इम्पैक्ट करता है। तो इसलिए इस किस्म के जो एयर प्योरीफाइंग रेस्पिरेटर्स है, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द इन्वायरमेंट, जिस किस्म का इन्वायरमेंट होता है बाज़ का कन्फाइंड स्पेसिस के अंदर जब जाते हैं तो वहाँ पे इस तरह की नीड्स आपको पड़ती हैं, जहाँ पे आपने एयर प्योरीफाइंग रेस्पिरेटर्स जो है वो यूज़ आपको करना पड़ सकता है। इस तरह एटमॉस्फेरिक जो रेस्पिरेटर होते हैं, एटमॉस्फियर सप्लाइंग रेस्पिरेटर्स, दीज सप्लाई क्लीन एयर फ्रॉम अनदर सोर्स टू द यूजर्स। अब कुछ रेस्पिरेटर्स आपने देखे होंगे जिसमें सिलेंडर्स पहन के लोग अंदर जाते हैं, अगर या वो यूज करते हैं जैसे कन्फाइंड स्पेसिस के अंदर जाते हैं, उनमें ऑक्सीजन मौजूद होती है। अगर किसी ऐसे इन्वायरमेंट में आप जा रहे हैं जहाँ पे ऑक्सीजन डिप्लीट है, कम हो गई है, तो वहाँ पे इस किस्म के जो एटमॉस्फेयर सप्लाइंग रेस्पिरेटर्स है उनका यूज़ किया जाता है एज पर ओशा स्टैंडर्ड। और ये ऑल रेस्पिरेटर्स इक्विपमेंट मस्ट बी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ सर्टिफाइड एंड अप्रूव्ड। ये स्पेसिफिक इस रेस्पिरेटर्स के लिए ये कंडीशन है कि जो उनका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और हेल्थ है यूनाइटेड स्टेट्स का, उससे अप्रूव्ड होने चाहिए। ठीक है। तो ये मतलब टेक्निकल जो इसमें जितनी भी टर्म्स यूज हुई हैं इनको आपको जहन में रखना होगा। ठीक है। क्योंकि जब आपका टेस्ट होगा या ग्रुप डिस्कशन की एक्टिविटी होगी तो उसमें ये आपको खुद से एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है। टाइप्स ऑफ द रेस्पिरेटर्स आपसे पूछे जा सकते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में आपसे कोई भी टॉपिक पूछा जा सकता है, तो उसमें आपने एक्सप्लेन करना है अकॉर्डिंग टू दीज जो आपको लेक्चर्स यहाँ पे दिए जा रहे हैं, ये ट्रेनिंग करवाई जा रही है, इसके मुताबिक आपने एक्सप्लेन करना है चीज़ें। जनरल एक्सप्लेनेशन एक्सेप्ट नहीं होगी कि मतलब आप इसके अलावा जो है वो कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे होंगे।
आपने जो हमारा जो सिलेबस है उसके मुताबिक चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है और इन्हीं को एक्सप्लेन करना है, इन्हीं इक्विपमेंट्स को जो यहाँ पे ओशा के सिलेबस के अंदर मौजूद है। तो इनको आपने अच्छी तरह रीड भी करना है, अंडरस्टैंड भी करना है, और ट्रेनिंग भी आप शामिल हों। बाकी लोग जो नहीं आते, वो काइंडली उनसे रिक्वेस्ट है मेरी, मैं मैसेज भी करूँगा कि लाजमी शामिल हों। बस तीन, आज तीसरी ट्रेनिंग है, तीन और ट्रेनिंग्स हैं हमारी, फिर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं लास्ट सेगमेंट की, दैट इज एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन टर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ठीक है। अब देखिए, जितने भी इवेंट्स या एक्टिविटीज हम हेल्थ एंड सेफ्टी में डिस्कस करते हैं, हर एक जगह पे एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज मौजूद हैं। जो शुरू में हमने बात की थी, जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द एम्प्लॉयर टू मेक श्योर कि वहाँ पे जो आपके वर्कर्स हैं, विजिटर्स हैं, जिस साइट के अंदर वो मौजूद हैं, उनकी प्रोटेक्शन को इंश्योर करना। ठीक है, उनकी हेल्थ को, उनकी सेफ्टी को इंश्योर करना, ये जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब हम आ रहे हैं स्पेसिफिक टू डिफरेंट इक्विपमेंट्स, डिफरेंट सिचुएशंस, डिफरेंट एक्टिविटीज। मसलन वर्किंग वर्किंग सर्विसेज के ऊपर एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमने डिस्कस की। इसी तरह हमने जो एमरजेंसी एक्शन प्लान्स के सिलसिले में एम्प्लॉयर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, उनको भी हमने डिस्कस किया। पर्सनल प्रोटेक्टिव के इक्विपमेंट के सिलसिले में एम्प्लॉयर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। मसलन नंबर वन, परफॉर्मिंग ए हैजर्ड असेसमेंट ऑफ द वर्क प्लेस। ठीक है। अगर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को आपने सेलेक्ट करना है अपने वर्कर्स के लिए, तो उसके लिए सबसे पहले हैजर्ड असेसमेंट या रिस्क असेसमेंट करना ज़रूरी है। और वो एम्प्लॉयर ही की वसातत से हो सकता है, क्योंकि एम्प्लॉयर के पास रिसोर्सेज होते हैं, वो कोई भी डेजिग्नेट आपको कर सकते हैं। कोई भी हेल्थ एंड सेफ्टी का रिसोर्स होगा, उसको वो डेजिग्नेट करते हैं, जिससे आप वो एक डिटेल रिस्क असेसमेंट बनाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दैट असेसमेंट आप डिसाइड करते हैं कि विच टाइप ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हैज़ टू बी यूज्ड बाय योर वर्कफोर्स। ठीक है, आइडेंटिफाइंग एंड प्रोवाइडिंग अप्रोप्रिएट पीपी फॉर एम्प्लॉइज। ठीक है ना। अब असेसमेंट आपने कर ली, आपको पता चल गया किस किस्म के पीपीज चाहिए, उसके मुताबिक उनको सप्लाई करना आप एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज पर ओशा स्टैंडर्ड्स। मेंटेनिंग पीपीई, उनको मेंटेन करना, उनकी रिप्लेसमेंट वगैरह को इंश्योर करना। अगर वॉन वियर एंड टीयर हो गया, फट फुट गए हैं, डैमेज हो गए हैं, क्योंकि डैमेज अगर आपके वर्कर पहनेंगे इक्विपमेंट तो वो तो ज़्यादा रिस्की हो जाएंगे, तो उनकी रिप्लेसमेंट करना भी एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पीरियडिकली रिव्यूइंग, अपडेटिंग एंड इवेलुएटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द पीपीई प्रोग्राम। हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक जहाँ पे पीपीईज का यूज रैंडमली हो रहा होता है या रेगुलर बेसिस के ऊपर हो रहा होता है, वहाँ पे मतलब उनकी उनके इनके लिए एक स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम या एसओपी मौजूद होती है, प्रोसीजर मौजूद होता है। उसको अपडेट करना, उसकी इफेक्टिवनेस को एवेलुएट करना, ये भी एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसी तरह ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। ठीक है ना। भी एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मतलब आपके जितने भी पीपीज आप यूज़ कर रहे हैं, वो उनको कैसे पहनना है उनके वर्कर्स ने। अगर आई प्रोटेक्शन पहननी है या हार्ड हैट्स पहनने हैं, वो उन मतलब वर्कर्स या ओवरऑल्स पहनने हैं, मतलब उनकी फिटनेस उस इक्विपमेंट की आपकी अकॉर्डिंग टू योर बॉडी, उसके उनको पहनने, स्पेशली आप देखें रेस्पिरेटर्स जो हैं, इनको पहनने के लिए स्पेशलाइज ट्रेनिंग की जरूरत होती है। ठीक है, डिफरेंट किस्म के रेस्पिरेटर्स होते हैं। तो किस सिचुएशन में कौन से रेस्पिरेटर्स पहने पहनने चाहिए और किस तरह उनको फिट करना चाहिए अपने बॉडी के ऊपर, अपने फेस के ऊपर। जैसे ईयर मफ्स हैं, ईयर प्लग्स हैं, जो आपकी ईयर प्रोटेक्शन के लिए यूज होते हैं, तो उनके लिए स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग्स होती हैं, और वो ट्रेनिंग करवाना एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये चीज़ें आती हैं। इसी तरह मतलब है कि असेसमेंट आपने करनी है एज ए एम्प्लॉयर, और ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है एज ए एम्प्लॉयर अपने वर्कर्स को, अपने पीपीईज की मौसर यूज़ के लिए, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ योर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो आप देखें, ओशा का जो स्टैंडर्ड्स हैं, उसने आपकी पूरी बॉडी की हेल्थ को भी कवर कर लिया और सेफ्टी को भी। हेल्थ में जैसे केमिकल्स, हाइजोडियस सब्सटेंसेस, डस्ट, जो आपके या आपकी ब्रीदिंग सिस्टम को जो है वो इनहेलेशन सिस्टम को इम्पैक्ट करने वाली चीज़ें, आपके बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं उनको इम्पैक्ट करने वाली जो भी हेज़ार्डियस सिचुएशन है, उनकी प्रोटेक्शन के लिए आपने किस किस्म के प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज़ करने हैं। तो सारा ही आपका बॉडी का
पार्ट जो है वो कवर कर लिया गया। अगर आप इनको अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लें और अगर आपको इनकी फेमिलैरिटी हो, अगर आप इनकी असेसमेंट अच्छे तरीके से परफॉर्म कर कर पाते हैं, तो फिर ये वाला मटेरियल आपको बड़ा हेल्पफुल होगा उनके कंट्रोल मेजर्स बनाने के लिए, उनको इंश्योर करने के लिए, सेफ्टी के लिए। ठीक है जी। तो इसको आपने रीड भी जरूर करना है, इस पूरे मतलब आपकी स्लाइड्स को। और अगर आपको टाइम मिले तो आप अपने इसको क्लास रिकॉर्डिंग को भी दोबारा रिव्यू कर सकते हैं। एनीवेज जी, आगे चलते हैं। अगला हमारा टॉपिक है हैजर्ड कम्युनिकेशन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैजर्ड कम्युनिकेशन का, जो हमारा सेकंड एजेंडा पॉइंट है, जो हमारी अभी सेकंड जो सेशन चल रहा है इसमें हमने इसको कवर करना है। क्यों जरूरी है जी हैजर्ड कम्युनिकेशन? अब देखें, जहाँ पे यूज ऑफ केमिकल्स हो रहा है, केमिकल्स का यूज जहाँ पे हो रहा है, वहाँ पे उनके जो हैजर्ड्स होते हैं केमिकल्स के, वो अननोन भी होते हैं और सिर्फ स्पेशलाइज्ड पर्सन उन हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आम लोग उसको नहीं कर सकते। इवन एज ए हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल, चाहे आप हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजर हैं, चाहे आप हेल्थ एंड सेफ्टी एडवाइजर हैं, आप भी केमिकल्स के जो हैजर्ड्स हैं उनको प्रॉपर आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ठीक है ना? लेकिन अगर आपके इल्म में ये चीज़ें, नॉलेज में ये चीज़ें, तो आप एटलीस्ट कुछ ना कुछ उसमें आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। बट उसके लिए स्पेशलाइज्ड पर्सन की ज़रूरत होती है उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए और उनकी लेबलिंग के लिए। अब ये बेसिकली हैजर्ड कम्युनिकेशन ऑफ द केमिकल्स है क्या? अब देखें, एक केमिकल है, किसी कंटेनर में, जार में पड़ा है, किसी बॉटल में पड़ा है। एक वर्कर है, उसने उसको नहीं पता इसके अंदर जो केमिकल पड़ा है, उसको तो लिक्विड नजर आ रहा है, ट्रांसपेरेंट लिक्विड है जिस तरह वाटर होता है, उसको नहीं पता ये एसिड है। ठीक है ना? अब एसिड एक केमिकल है, ठीक है ना? अब एसिड की अपने हैजर्ड्स हैं। अब वो एक बंदा वो जाता है, जाके देखता है बोतल के अंदर पानी पड़ा हुआ है, वो कहता है यार मैं इसको सूंघ के तो देखूं इसके अंदर क्या है। उसका ढकना खोलता है, उसको सूंघता है, उसके अंदर से कोई ऐसी गैस निकलती है, कोई ऐसी मतलब हेजर्डियस सब्सटेंस निकलता है जो उसको इनहेल कर लेता है और उसके पूरे इनहेलेशन सिस्टम को इम्पैक्ट कर देता है, उसकी हेल्थ को इम्पैक्ट कर देता है। तो उस सूरत में, क्योंकि उसको पता नहीं है कि ये है क्या, तो तब वो ये नुकसान होता है, तब वो उसकी हेल्थ इम्पैक्ट होती है या उसकी इंजरी होती है। अगर वो लेबलिंग प्रॉपर हुई हो उसके ऊपर, यानी उस हैजर्ड जो कि उस केमिकल के अंदर मौजूद है उनकी आइडेंटिफिकेशन की हुई हो, तो फिर जो भी वर्कर जाएगा वो उसको पहले पढ़ेगा, देखेगा। आपने देखा है ये जो क्लीनिंग मटेरियल्स होते हैं उनके ऊपर, मतलब बॉटल्स के ऊपर पूरी उसकी डिटेल लिखी होती है, मेडिसिन के ऊपर ये सारा लिखा होता है, लेबलिंग हुई हुई होती है कि इसके अंदर मतलब इसकी ये किस किस्म का केमिकल है, इसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं, इसकी क्या हैजर्डियस नेचर है, वो ऑल उसके ऊपर। इसी तरह जब हम हेल्थ एंड सेफ्टी में बात करते हैं केमिकल्स की, तो उनके जो हैजर्ड्स हैं उनकी लेबलिंग करना ज़रूरी है। और लेबलिंग कैसे की जाती है? वो एक यूनिवर्सली हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन और लेबलिंग ऑफ केमिकल्स, जीएचएस जिसको कहते हैं, ये वर्ल्ड वाइड एक सिस्टम है जिसको अडॉप्ट करके आप अपना हैजर्ड कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो डेवलप कर सकते हैं। हैजर्ड कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो हैजर्डियस केमिकल्स हैं उनमें पहले तो आइडेंटिफाई करें कि किस किस्म के हैजर्ड्स हैं। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन के बाद आप ये देखें कि मतलब पहले तो उसकी आइडेंटिफिकेशन करें, फिर उसका सब्सिक्वेंट रिव्यू करें और फिर उसकी डिटर्मिनेशन करें कि किस किस्म का हैजर्ड उस केमिकल के अंदर मौजूद है, और फिर उसकी लेबलिंग करनी होती है आपने। ये जो लेबलिंग का प्रोसेस होता है इसको आगे हम डिस्कस करते हैं कि लेबलिंग कैसे की जाती है। तो इसको हम कहते हैं हैजर्ड कम्युनिकेशन सिस्टम, HCS। हैजर्ड कम्युनिकेशन सिस्टम इज डन ऑन द बेसिस ऑफ GHS। GHS जो है ये ग्लोबल हार्मोनाइज सिस्टम है जो कि केमिकल्स को क्लासिफाई करता है, उसको डिफरेंट क्लासेस के अंदर तकसीम करता है, डिवाइड करता है अकॉर्डिंग टू देयर हैजर्ड्स, अकॉर्डिंग टू देयर इम्पैक्ट्स। अब किस किस्म की हेल्थ हैजर्ड्स की क्लासेस हो सकती हैं और उनके सिम्टम्स क्या होते हैं, उनके इम्पैक्ट्स क्या होते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे ये आपके सामने एक टेबल भी नजर आ रहा होगा, जैसे एक्यूट टॉक्सिसिटी जो है
अगर किसी केमिकल की जो एक्यूट टॉक्सिसिटी है, टॉक्सिसिटी क्या होती है, जहरीलापन। Pero además hay que estar क्या होती है, otra. एक्यूट की होती है शॉर्ट टर्म, ठीक है जी। तो शॉर्ट टर्म जो आपके केमिकल की टॉक्सिसिटी होती है, वो क्या इम्पैक्ट क्रिएट करती है? एडवर्स इम्पैक्ट व्हेन द केमिकल इज इंजेस्टेड, आपने गलती से उसको निगल लिया, ट्रांसफर्ड थ्रू द स्किन, आपकी स्किन के ऊपर उसका स्प्लैश पड़ गया, और इनहेल्ड, या आपने उसको अपनी ब्रीदिंग से इनहेल कर लिया, तो आपको वो वक्ती तौर पे शॉर्ट टर्म, मतलब जो थोड़ा लाइट, मतलब हैजर्ड होता है, उसको कहते हैं एक्यूट टॉक्सिसिटी। शॉर्ट टर्म के लिए इरिटेशन होगी आपको, सांस में थोड़ा सा मसला होगा, या स्किन थोड़ी सी रैश पड़ जाएगी, एटसेट्रा। ठीक है ना, ये इसको कहते हैं एक्यूट टॉक्सिसिटी। उसके बाद अदर हेल्थ हैजर्ड्स क्या हो सकते हैं, जैसे स्किन क्रोजन है। स्किन क्रोजन, उसकी सिम्टम्स क्या हैं, उस कैसे नजर आती है आपको स्किन क्रोजन? स्किन क्रोजन इरिवर्सिबल डैमेज टू द स्किन, ठीक है ना। क्रोजन जो होती है ये इरिवर्सिबल है, ये ठीक नहीं होती दोबारा, ठीक है ना। रिएक्शन इंक्लूड्स अल्सर्स, जैसे अल्सर हो गया, ब्लीडिंग हो रही है, ब्लडी स्कैब्स हैं, डिसकलरेशन है, कलर चेंज हो गया आपकी स्किन का। एरियाज ऑफ एल्पिशिया, नो बॉडी हेयर, आपके जहाँ पे ये इस तरह के केमिकल जो स्किन क्रोजन होते हैं वो गिरेगा, तो आपकी बॉडी के ऊपर बाल नहीं उगेंगे, जिस मतलब या स्कार्स हैं जो मतलब आपके यूज होते हैं, आपकी मतलब है कि स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए, आपकी जो मतलब ये जो नेचुरल अल्लाह ताला ने एक डिफेंस सिस्टम दिया हो ना, जब आपकी बॉडी के ऊपर कोई इंजरी होती है, तो उसके ऊपर वो थोड़ी देर के बाद खून जम जाता है आपका, ठीक है ना। यानी उसके ऊपर झिल्ली सी बन जाती है, इसको कहते हैं स्कार्स। ये जो कुदरती अल्लाह ताला ने एक मैकेनिज्म दिया हुआ है आपकी बॉडी के अंदर, जिसको कहते हैं ना इम्यून सिस्टम के, मतलब अगर आपको इंजरी हुई है, थोड़ी देर के बाद अगर आप उसको दबा के रखें तो आप देखेंगे खून जम जाता है, ठीक है ना, रुक जाता है। इसको कहते हैं स्कार्स, ठीक है ना। तो ये जो क्रोजन वाले स्किन क्रोजन जो होती है जिन केमिकल से, उनमें स्कार्स जो है वो कम हो जाती है, यानी वो झिल्ली बनना कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ को इम्पैक्ट होता है। स्किन इरिटेशन, रिवर्सिबल डैमेज टू दी स्किन, यानी स्किन इरिटेशन जो है वो, जो केमिकल स्किन इरिटेशन क्रिएट करते हैं वो रिवर्सिबल हो सकती है। मतलब वो रैश पड़ गए हैं, मतलब रेड हो गई है आपकी स्किन थोड़ी देर के बाद, या तो कोई क्रीम वगैरह लगाएंगे तो वो ठीक हो जाएगी, इतने डेंजरस नहीं होते। सीरियस आई डैमेज, कुछ ऐसे होते हैं जो सीरियस आई डैमेज क्रिएट करते हैं, ऐसे केमिकल्स भी होते हैं। डैमेज टू द आई टिश्यूज, सीरियस फिजिकल डिके ऑफ द विजन, यानी आपका जैसे वो हमने पीछे बात की थी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में, जो हमने आई शील्ड्स या आई प्रोटेक्शन या फेस प्रोटेक्शन के लिए जो मुख्तलिफ डिवाइसेस पहनी है, वो बेसिकली क्या होता है, जो स्प्लैशेस होते हैं एसिड्स के, बेसिस के, जो केमिकल्स के, वो आपकी आंख में पड़ के ऐसे डेंजरस भी होते हैं कि वो आपके पूरे विजन को बर्बाद कर सकते हैं, ठीक है ना। आई इरिटेशन, इरिटेशन के तो केमिकल्स आपको अक्सर देखने में मिलते होंगे। आप मतलब है कि ये रिवर्सेबल होते हैं, मतलब कोई आप कोई गैस है, कोई केमिकल है जिस जो आपकी आई पे पड़ा है और आपको इरिटेशन शुरू हो गई है, रैशेस पड़ गए हैं, टेम्पररी होती है, मतलब वक्ती तौर पे थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हुआ, फिर बाद में ठीक हो जाता है। उसके बाद रेस्पिरेटरी सेंसिटाइजेशन, हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ द एयरवेज व्हेन इनहेल्ड, जब आप इस किस्म के केमिकल्स जो हैं जिसमें हेजेडियस, अच्छा केमिकल से मुराद सिर्फ लिक्विड नहीं होते, केमिकल्स में गैसेस भी होती हैं, ठीक है ना, और मेटल्स भी होती हैं, मेटल्स भी केमिकल प्रॉपर्टीज वाली होती हैं, ठीक है। लेकिन ज्यादातर जो है वो गैसेस और लिक्विड्स का ही केमिकल्स में यूज होता है, ठीक है। तो इसमें ऐसे भी केमिकल्स मौजूद होते हैं जो आपके एयरवेज को मतलब है कि आपके एयरवेज को बड़ा सेंसिटाइज कर देते हैं। जब आप उनको इनहेल करते हैं तो आपकी इरिटेशन शुरू हो जाती है वहाँ के। इसी तरह स्किन सेंसिटाइजेशन है, मतलब आप एलर्जी हो जाती है, मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स ऐसे होते हैं जो कि कुछ लोगों को एलर्जी होती है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। ऐसे केमिकल्स भी मौजूद हैं जो जर्म सेल म्यूटाजेनिसिटी, मतलब causes a permanent change in the amount or structure of the genetic material in human cells, ठीक है ना। ह्यूमन बॉडी के म्यूटेशन इसको कहते हैं, जिसको कहते हैं ना डीएनए चेंज होना, इसको कहते हैं म्यूटेशंस। आपका जो डीएनए है वही चेंज कर देते हैं, ऐसे केमिकल्स भी होते हैं।
और ये गैसियस फॉर्म में भी हो सकते हैं, ये लिक्विड फॉर्म में भी हो सकते हैं। कार्सिनोजेनेसिटी मतलब आपको कैंसर काज कर देते हैं, इस तरह के केमिकल्स भी मौजूद होते हैं। रिप्रोडक्टिव टॉक्सिसिटी क्रिएट कर देते हैं, आपका जो ह्यूमन प्रोडक्टिव सिस्टम है, नस्ल को आगे बढ़ाने वाला, उसको इम्पैक्ट कर देते हैं। ठीक है, इस तरह के केमिकल्स मौजूद होते हैं। स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन टॉक्सिसिटी मतलब कोई ऐसे केमिकल्स भी मौजूद होते हैं जो कि आपके स्पेशल किसी ऑर्गन को इम्पैक्ट करते हैं, आपकी किडनीज को, आपके लंग्स को, ठीक है, आपके डिफरेंट पार्ट्स को जाके इम्पैक्ट करते हैं। तो इस तरह के भी केमिकल्स जो हैं वो इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। इस तरह एस्पिरेशन हैजर्ड्स कॉजेज सीवियर इफेक्ट्स व्हेन इंजेस्टेड थ्रू ओरल और नेजल कैविटी। ओरल होता है आपके गले से अंदर लेना, नेजल होता है आपके नाक से आप मतलब इनहेल करते हैं उनको। इफेक्ट्स इंक्लूड्स केमिकल न्यूमो निमोनिया, पल्मोनरी इंजरी, जो आपके ब्रीदिंग अपरेटस होता है अंदर, वो मतलब पल्मोनरीज जो होती हैं, जो एयर वेव को अंदर लेके जाती हैं, वो इम्पैक्ट हो जाती हैं इस तरह के केमिकल से। तो इनसे बचना ज़रूरी है। इन केमिकल से आपको हेल्थ इम्पैक्ट भी होते हैं और फिजिकल इम्पैक्ट भी होते हैं। और इनके बचने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? हैजर्ड कम्युनिकेशन करनी पड़ती है। हैजर्ड कम्युनिकेशन किस तरह होती है? हैजर्ड कम्युनिकेशन सिस्टम के जरिए होती है। हैजर्ड कम्युनिकेशन सिस्टम किस तरह डेवलप होता है? ऑन द बेसिस ऑफ GHS, ग्लोबल हार्मोनाइज्ड सिस्टम। ये ग्लोबल हार्मोनाइज्ड सिस्टम यूनिवर्सली इंटरनेशनली एक स्टैंडर्ड है जिसमें इन्होंने डिफरेंट जो केमिकल्स हैं उनकी जो हेजरियस नेचर है उसके मुताबिक उन्होंने डिफरेंट क्लासेस में इनको तकसीम किया है। ठीक है ना, मतलब जिस तरह के उनके इम्पैक्ट्स हैं, जिस तरह की उनकी नोयत है, उस तरीके से उन्होंने उनको डिफरेंट मतलब कैटेगरीज के अंदर, क्लासेस के अंदर तकसीम किया है। जैसे आप देखें, अब यहाँ पे हम कैटेगरीज की या क्लासिफिकेशंस की बात कर लेते हैं जो कि फिजिकली आपको प्रॉब्लम करते हैं केमिकल्स। वो एक्सप्लोसिव केमिकल्स हो सकते हैं जो आग पकड़ लेते हैं फौरी तौर पे, ठीक है ना, या धमाका कर देते हैं, इस तरह के केमिकल्स होते हैं। फ्लेमेबल गैसेस होती हैं, ठीक है, दे वर्क विद एयर दैट इज 68 फॉरेनहाइट 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड हैव स्टैंडर्ड प्रेशर ऑफ 14.7 psi। ठीक है, फ्लेमेबल गैसेस होती हैं जो कि मतलब एक अगर एक सर्टन स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर अगर वो गैसेस आप उनको रखते हैं तो वो आग पकड़ लेती हैं फौरन। फ्लेमेबल एरोसोल्स भी होते हैं। एरोसोल्स क्या होते हैं? जो हवा के अंदर छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं, इनको हम एरोसोल्स होते हैं। ऐसे भी होते हैं केमिकल्स जिनके अंदर फ्लेमेबल एरोसोल्स होते हैं, जो मतलब हवा के अंदर मौजूद हो तो वो अम, आग पकड़ लेते हैं। आग पकड़ने का उनके अंदर सलाहियत मौजूद होती है। ठीक है जी। ऑक्सीडाइजिंग गैसेस भी होती हैं, मे कॉज आर कंट्रीब्यूट टू कंबशन ऑफ द अदर मटेरियल। मतलब आप ऑक्सीडाइजिंग क्या होती है कि जिसको कहते हैं ना कि वो ऑक्सीडाइजिंग का प्रोसेस आपने केमिकल उसमें पढ़ा होगा, केमिस्ट्री वगैरह में जिन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी है। उसमें जैसे आप यूं समझ लें कि इरोजन होती है किसी चीज़ की, किसी मेटल के ऊपर, इसी से ऑक्सीडाइजेशन होती है। और इससे मतलब आपके फिजिकल इम्पैक्ट क्रिएट होते हैं, आपकी हेल्थ को प्रॉब्लम होता है, आपकी फिजिकल इंजरी होती है। इसी तरह गैस अंडर प्रेशर मतलब अंडर अगर आप गैस को एक सर्टन प्रेशर से ज़्यादा प्रेस करते हैं तो उसमें एक्सप्लोसिव नेचर जो है उसमें क्रिएट हो जाती है और वो ब्लास्ट कर सकती है। इस तरह फ्लेमेबल लिक्विड्स हैं डिफरेंट किस्म के जो कैच कर लेते हैं आग को। फ्लेमेबल सॉलिड्स भी होती हैं, कुछ बहुत सारी मेटल्स होती हैं जो कि आग पकड़ लेती हैं। इस किस्म के केमिकल्स होते हैं, सेल्फ रिएक्टिव केमिकल्स होते हैं, खुद ही थर्मली अनस्टेबल होते हैं, लिक्विड और सॉलिड्स भी हो सकते हैं। और वो मतलब खुद से ही रिएक्शन शुरू कर देते हैं एक सर्टन इन्वायरमेंट के अंदर जाके, ठीक है ना। प्रोलोफेरिक लिक्विड्स और सॉलिड्स भी इस तरह के केमिकल्स होते हैं। सेल्फ हीटिंग केमिकल्स होते हैं, केमिकल्स विद वाटर कॉन्टैक्ट इमिट फ्लेमेबल गैसेस, ऑक्सीडाइजिंग लिक्विड सॉलिड्स
ऑर्गेनिक पेरोक्साइड्स एंड क्रोसिव मेटल्स एटसेट्रा, इनको डिटेल से आप पढ़िएगा। ठीक है, और अगर इसमें कोई मतलब आपको नई चीज़ अंडरस्टैंड हुई तो मैं आपको दोबारा रिपीट कर दूंगा, बट ये बेसिकली क्लासिफिकेशंस हैं ऑफ डिफरेंट नेचर ऑफ केमिकल्स की, ठीक है ना। और जब आप असेसमेंट करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो जो ग्लोबल हार्मोनाइज सिस्टम्स है उस उसको जहन में रख के उनकी क्लासिफिकेशन के मुताबिक आप जब रिस्क असेसमेंट कर लेते हैं, तो फिर आप अपना ग्लोबल वो सॉरी हैजर्ड कम्युनिकेशन का सिस्टम डेवलप करते हैं, HCS। HCS कैसे डेवलप होता है, इसके लिए लेबलिंग होती है, ठीक है ना। HCS के लिए लेबलिंग होती है। लेबल क्या होता है, इसकी हम थोड़ी सी यहाँ पे डेफिनेशन कर लेते हैं, जो ओशा की डेफिनेशन है। लेबल क्या जी के अप्रोप्रिएट ग्रुप ऑफ रिटन, प्रिंटेड और ग्राफिक इंफॉर्मेशन, ठीक है। इसमें मुख्तलिफ किस्म की रिटन, प्रिंटेड और ग्राफिक इंफॉर्मेशन होती हैं। एलिमेंट्स, ये सारे एलिमेंट्स इसमें होते हैं कंसर्निंग ए हेजेडियस केमिकल, उस हेजेडियस केमिकल से रिलेटेड दैट इज अफेक्स टू, जो कि उस बॉटल के साथ चिपकी हुई होती है, या उसके ऊपर प्रिंट हुई होती है, या अटैच होती है उसके साथ टू द इमीडिएट कंटेनर ऑफ ए हेजेडियस केमिकल। या तो उस जार जिसमें वो केमिकल मौजूद होता है उसके अंदर वो प्रिंट फॉर्म में होती है, इम्बोज होती है, या मतलब है कि वो उसके साथ अटैच होती है, या फिर वो जो कंटेनर होता है जिसके अंदर वो सारी बॉटल्स मौजूद होती हैं केमिकल्स की, उनके अंदर मौजूद होती हैं। तो ये आप ये देखें, ये नीचे इसका सैंपल भी मौजूद है। ये है बेसिकली हैजर्ड कम्युनिकेशन सिस्टम, HCS जिसको कहते हैं, ये हैजर्ड कम्युनिकेशन। ये मतलब इस तरह, ये इसको लेबल कहते हैं। लेबल के अंदर मुख्तलिफ किस्म के इसके कंटेंट्स हैं इसके अंदर। जैसे नंबर 1 पे है प्रोडक्ट आइडेंटिफायर। इसकी लेबलिंग करते हैं जब, तो सबसे पहले आप जो प्रोडक्ट आइडेंटिफायर है, जैसे उस केमिकल का कोड, उसका प्रोडक्ट नेम यहाँ पे आप लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है सप्लायर आइडेंटिफायर। दूसरा जो इसका एलिमेंट है आपकी लेबलिंग का, लेबल शीट का, उसको कहते हैं सप्लायर आइडेंटिफिकेशन। जिस कंपनी ने वो केमिकल बनाया है, उसका स्ट्रीट एड्रेस, सिटी, स्टेट, कंट्री एटसेट्रा, पोस्टल कोड एटसेट्रा, वो आप यहाँ पे वो मैन्युफैक्चरर लिखता है। उसके बाद है तीसरे नंबर पे प्रिकॉशनरी स्टेटमेंट, कि इस केमिकल की प्रिकॉशंस के रिलेटेड एक स्टेटमेंट लिखी जाती है, अ फ्रेज दैट डिस्क्राइब्स रिकमेंडेड मेजर्स दैट शुड बी टेकन टू मिनिमाइज or prevent adverse effects resulting from exposure to a hazardous chemical or improper storage or handling। मतलब यहाँ पे देखें, ये वाला एक प्रिकॉशनरी स्टेटमेंट लिखी जाती है जिसमें ये मेंशन किया जाता है कि ये वाला केमिकल मतलब है कि ये इस तरह के इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है, और अगर आपको ये कोई इसका हैजर्ड जो है उससे उसको फेस करना पड़े, तो उससे आप कैसे निपटेंगे, उससे आप कैसे कंट्रोल करेंगे, ये प्रिकॉशंस के तौर पे स्टेटमेंट लिखी होती है। उसके बाद है पिक्टोग्राम। ये देख लें आप, ये इस तरह की पिक्टोग्राम्स होती हैं, शेप्स बनी होती हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए, अलर्ट करने के लिए कि ये किस किस्म का केमिकल है। आगे हम इसको डिटेल से देखेंगे ये पिक्टोग्राम किस किस्म की होती हैं। फिर एक सिंगल वर्ड लिखा होता है, जैसे ये देखें ना, सिंगल वर्ड क्या है, डेंजर, क्रोसिव, हैजर्डियस, इस तरह के जो सिंगल वर्ड वो उस केमिकल के साथ जरूर लिखा होता है जिस किस्म की उसकी नोयत होती है। फिर उसके बाद हैजर्ड स्टेटमेंट लिखी होती है डिटेल से, सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन में कंप्लीट इसका वेट, लॉट नंबर एटसेट्रा, डायरेक्शन फॉर यूज। ये हैजर्ड स्टेटमेंट, अ स्टेटमेंट असाइन टू क्लासेस एंड कैटेगरीज ऑफ डिस्क्राइब द नेचर ऑफ द हैजर्ड्स ऑफ ए केमिकल इंक्लूडिंग वेयर अप्रोप्रिएट द डिग्री ऑफ द हैजर्ड, सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन। ये जैसे ये देखना, हैजर्ड स्टेटमेंट है कि हाईली फ्लेमेबल लिक्विड एंड वेपर मे कॉज लिवर एंड किडनी डैमेज। मतलब जिस किस्म का वो केमिकल होगा, उस किस्म की हैजर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे मेंशन की जाएगी, यानी उसका इम्पैक्ट यहाँ पे लिखा जाएगा। तो ये लेबलिंग जो है, ये आपके उस जार के ऊपर, उस कंटेनर के ऊपर फिक्स होनी चाहिए या प्रिंटेड होनी चाहिए। ये ओशा की रिक्वायरमेंट है। अगर ये आप सारे एलिमेंट्स पूरे नहीं करते तो आप वायलेशन में होंगे, ठीक है। अगर कोई केमिकल उसमें US वर्क प्लेसेस के अंदर इस तरह का मौजूद है जिसके अंदर ये लेबलिंग प्रॉपर नहीं हुई हुई,
मतलब ये जो सारे आइडेंटिफाई हुए हैं एलिमेंट्स इसके, अगर इनमें एक भी मिसिंग होगा तो वो वायलेशन होगी, ठीक है। अगर हैजर्ड स्टेटमेंट मिसिंग है, प्रिकॉशनरी स्टेटमेंट मिसिंग है, सिंगल वर्ड मिसिंग है, पिक्टोग्राम मिसिंग है, तो वो लेबलिंग प्रॉपर नहीं होगी, ठीक है ना। अब एक एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने दी हुई है, जैसे एलिमेंट्स की लेबलिंग कैसी होती है। जैसे ए जो है वो प्रोडक्ट आइडेंटिफायर है, बी जो है वो आपका सिंगल वर्ड है, सी जो है आपका वार्निंग साइन है, सी जो है हैजर्ड स्टेटमेंट है, डी जो है वो आपकी पिक्टोग्राम है, ठीक है ना। ये पिक्टोग्राम यहाँ पे आएगी, जैसे ये वाली पिक्टोग्राम यहाँ पे बनी हुई है वार्निंग। इसी तरह ई जो है प्रिकॉशनरी स्टेटमेंट है, ई। इस तरह एफ जो है सप्लायर आइडेंटिफायर है। ये मतलब लेबलिंग के लिए ये वाले सैंपल्स इस तरह यूज होते हैं जिससे आप हैजर्ड को कम्युनिकेट करते हैं। अब अगर आप उन पिक्टोग्राम्स की बात कर लें जो कि यहाँ पे यूज होती हैं, देखें ना, सेकंड एलिमेंट जो है आपका, सॉरी, 1 2 3 फोर्थ एलिमेंट जो है वो पिक्टोग्राम, जैसे ये पिक्टोग्राम्स यहाँ पे नजर आ रही है आपकी, ये किस किस्म की पिक्टोग्राम्स होती हैं, ये शेप्स किस किस्म की होती हैं। जैसे अगर इस तरह की जो पहले नंबर पे शेप आपको नजर आ रही है, ये इस तरह की अगर वहाँ पे पिक्टोग्राम लगी होगी आपके उस केमिकल के लेबल के ऊपर, तो इसका क्या मतलब है कि ये जो केमिकल है ये हेल्थ के लिए हैजर्डियस है। ये क्या कॉज कर सकता है, ये कार्सिनोजेन है, यानी कैंसर कॉज कर सकता है, ये म्यूटाजेनिसिटी कॉज कर सकता है, रिप्रोडक्टिव टॉक्सिसिटी कॉज कर सकता है, रेस्पिरेटरी सेंसिटाइजर है, टारगेट ऑर्गन टॉक्सिसिटी कॉज कर सकता है, एस्पिरेशन टॉक्सिसिटी कॉज, मतलब मोस्ट डेंजरस जो केमिकल है वो ये है। उसके बाद अगर हम एक्सक्लेमेशन मार्क इस तरह की पिक्टोग्राम लगी हुई है, तो इसका क्या मतलब है कि ये वाला केमिकल इरिटेंट है, स्किन एंड आई को इरिटेट करता है, स्किन सेंसिटाइजर है, एक्यूट टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है, नॉर्कोटिक इफेक्ट्स है इसका, मतलब जैसे वो नशा हो जाता है आप बंदे को इसके इनहेल करने से। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इरिटेंट है, आपके रेस्पिरेटरी जो इनहेलेशन का सिस्टम है उसमें इरिटेशन क्रिएट करता है। हैजर्डियस टू ओजोन लेयर, ओजोन लेयर के लिए हैजर्डियस है। नॉन मैंडेटरी वार्निंग, ठीक है ना, नॉन मैंडेटरी वार्निंग भी है बेसिकली। और इसी तरह का एक पिक्टोग्राम आगे आप गैस सिलेंडर है, यानी गैस अंडर प्रेशर, इस तरह का पिक्टोग्राम जिसमें सिलेंडर में लगा होगा, जिस जार में लगा होगा, इसका मतलब इसके अंदर गैस मौजूद है, वो प्रेशर में है, वो फट सकती है, तो उसको साथ छेड़छाड़ ना करें, ठीक है ना। इसी तरह का ये फ्लेम वाला पिक्टोग्राम नजर आ रहा होगा, तो ये वाला केमिकल क्या होगा कि वो फ्लेमेबल होगा, पायरोफेरिक होगा, सेल्फ हीटिंग होगा, इमिट्स फ्लेमेबल गैसेस इमिट करता होगा, सेल्फ रिएक्टिव होगा, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड्स इसमें अंदर मौजूद होगी। इस तरह की पिक्टोग्राम अगर वहाँ पे मौजूद है, स्कल एंड क्रॉस बोर्ड्स की पिक्टोग्राम भी आपको कुछ बताती है, कुछ कम्युनिकेट करती है, एक्यूट टॉक्सिसिटी, फैटल और टॉक्सिक, ठीक है। इसकी टॉक्सिसिटी एक्यूट है, शॉर्ट टर्म होती है, लेकिन वो फैटल हो सकती है, बंदा मर सकता है उससे। अगर किसी केमिकल के ऊपर इस तरह का साइन आपको नजर आए, इस तरह की पिक्टोग्राम नजर आए उसकी लेबलिंग के अंदर, तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए, ठीक है ना। इसी तरह क्रोजन है, ये देखें क्रोजन की पिक्टोग्राम है। स्किन क्रोड, क्रोजन क्या होती है, जिसको कहते हैं छीलना, छीला जाता है किसी चीज को, इसको कहते हैं क्रोजन, ठीक है ना। स्किन स्किन क्रोजन आर बर्न्स, आई डैमेज, क्रोजन टू मेटल्स एटसेट्रा। ये वाले केमिकल्स अगर यहाँ पे क्रोजन वाला पिक्टोग्राम होगा, तो आप समझ लें कि इनमें से कोई भी इम्पैक्ट हो सकता है। ये फ्लेम, अगर फ्लेम ओवर सर्कल होगा तो ऑक्सीडाइजर है। अगर इस तरह का इन्वायरमेंट वाला पिक्टोग्राम नजर आएगा तो इक्वेटिक टॉक्सिसिटी। इक्वेटिक टॉक्सिसिटी का मतलब है कि ये वाला जो केमिकल है जिस पे इस तरह की पिक्टोग्राम लगी होगी, ये आपकी जो पानी के अंदर मखलूकात है उनके लिए जहरीला है, हैजर्डियस है। एक्सप्लोडिंग बॉम्ब, ठीक है। इस तरह का जो पिक्टोग्राम है जिसमें ये बॉम्ब एक्सप्लोड होता हुआ नजर आ रहा है आपको, इसका मतलब है ये एक्सप्लोसिव है, यानी फट सकता है धमाके के साथ। ये सेल्फ रिएक्टिव है, खुद से रिएक्ट हो सकता है। ऑर्गेनिक पेरोक्साइड जो है वो इससे जनरेट होती है। तो इस तरह की जो पिक्टोग्राम्स है ये आपको बेसिकली कम्युनिकेट करती हैं कि आपके जो केमिकल्स हैं वो उनके अंदर किस किस्म की टॉक्सिसिटी, किस किस्म की हेजेडियसनेस मौजूद है। आप जब लेबलिंग करते हैं प्रॉपर अपने केमिकल्स के ऊपर, और फिर आप अपने वर्कर्स को इसकी ट्रेनिंग देते हैं, उनको बताते हैं कि हमारी कंपनी के अंदर, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये वाले केमिकल्स मौजूद हैं, और इनके ऊपर जो लेबल्स लगे हुए हैं आपने इनके मुताबिक इनको डील करना है। ऐसा नहीं है कि आप जो है वो मतलब
उनको छोड़ दें और उनको लाइट लें या उनको नज़रअंदाज कर दें, उनकी जो लेबलिंग वाली वार्निंग साइंस हैं, तो आपके लिए आपकी ज़िंदगी को मसला बन जाए। ये तो लेबलिंग हो गई, एक तरीके से कम्युनिकेशन होती है। उसके साथ साथ एक सेफ्टी डेटा शीट्स भी होती हैं जो कि मतलब उन केमिकल्स के साथ प्रोवाइड की जाती हैं, ये मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। ये सेफ्टी डेटा शीट्स भी बेसिकली इनका भी मकसद यही होता है कि वो जितने भी हैजर्ड्स हैं उस केमिकल के अंदर, उनकी आइडेंटिफिकेशन होती है और फिर उसके साथ प्रिकॉशनरी मेजर्स होते हैं। या फिर अगर वो केमिकल आपका किसी तरीके से इन कांटेक्ट हो गया, वो केमिकल किसी वर्कर को उसके स्प्लैशेस पड़ गए हैं, उसकी स्किन के ऊपर गिर गया, इनहेल कर लिया उसने, तो उस सूरत में आपने प्रिवेंटिव सॉरी प्रोटेक्टिव मेजर्स क्या करने हैं, मतलब उसको कैसे बचाना है अपने वर्कर्स को, क्या ट्रीटमेंट आपने फौरी तौर पे आपको देनी है, या कोई मेडिकल आपको एड की ज़रूरत है तो किस किस्म के मेडिकल एड आपने उसको प्रोवाइड करनी है। ये सारी जो है इंफॉर्मेशन है आपकी सेफ्टी डेटा शीट्स के ऊपर मेंशन होती है। और सेफ्टी डेटा शीट्स ऐसे ही होता है, इसकी एग्जांपल मैं आपको दूं, आप मेडिसिन लेते हैं, सिरप लेते हैं कोई भी बाजार से, उसके साथ जब आप उस बॉटल को खोलते हैं, उसके कवर के अंदर एक पूरी एक मौजूद होती है, चिट मौजूद होती है वाइट कलर की, जिसके ऊपर छोटा छोटा ब्लैक कलर में लिखा होता है। उसमें उस मेडिसिन के तमाम इंग्रेडिएंट्स, हर इंग्रेडिएंट्स की मतलब साइड इफ़ेक्ट्स, उसके मतलब उसके अंदर प्रिकॉशंस कि बच्चों से दूर रखें, इतने टेम्परेचर में रखें, इसके अंदर ये वाला एसिड है, ये वाला केमिकल है, इतनी डोजेज होगी इसकी, वो सारी डिटेल उसके अंदर मेंशन होती है। इसी तरह ये सेफ्टी डेटा शीट्स के अंदर 16 एलिमेंट्स हैं एक सेफ्टी डेटा शीट्स के, ठीक है ना। 16 एलिमेंट्स हैं जो ओशा आपको डिफाइन करती है, आपकी जो मतलब है कि उसके अंदर मौजूद होने चाहिए सेफ्टी डेटा शीट्स के अंदर, वो कौन कौन सी डिटेल्स हैं, वो 16 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। एक तो आइडेंटिफिकेशन, मतलब आपका वो कौन सा किस किस्म का केमिकल है, उसकी आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। सेक्शन 2 में हैजर्ड्स, उसके बाद है उस केमिकल के हैजर्ड्स किस नोयत के हैं, उसकी पूरी डिटेल वहाँ पे मौजूद होनी चाहिए। उसके बाद है कंपोजिशन इंफॉर्मेशन ऑफ इंग्रेडिएंट्स, ठीक है ना। उसके अंदर जो भी केमिकल के इंग्रेडिएंट्स हैं वो किस रेशो में कंपोज हुए में हैं, उनकी सारी डिटेल मौजूद होनी चाहिए उस सेफ्टी डेटा शीट्स के अंदर। फर्स्ट एड मेजर्स, अगर किसी वजह से उस केमिकल को इन कांटेक्ट हो गया है, मतलब वो किसी कोई कोई शख्स जो है आपका वर्कर गलती से उसने उसको मतलब है कि उसके ऊपर गिर गया है, या उसने उसको टच कर लिया या इनहेल कर लिया, तो उसके लिए फौरी तौर पे आपने किस किस्म के फर्स्ट एड मेजर्स प्रोवाइड करने हैं। ये सेक्शन 4 है आपका सेफ्टी डेटा शीट का। सेक्शन 5 है फायर फाइटिंग मेजर्स, ठीक है ना। फायर फाइटिंग मेजर्स आपने क्या करने हैं, इमीडिएटली आपने कौन सी मेडिकल एड आप उसको प्रोवाइड करनी है अगर इस किस्म का कोई केमिकल आपके इन कांटेक्ट हो गया। इस तरह सेक्शन 6 में एक्सीडेंटल रिलीज मेजर्स, अगर कोई गैस एक्सीडेंटली रिलीज हो गई है, लीक हो गई है, आपने देखा होगा पढ़ा होगा कि स्टडीज के अंदर बाज़ का हेज़िडियस गैसेस की रिलीज की वजह से बड़े बड़े ब्लास्ट हो जाते हैं, बड़ी बड़ी मतलब प्लांट आपके बस्ट हो जाते हैं। तो उस सूरत में अगर एक्सीडेंटल रिलीज होती है, अगर आप इमीडिएटली उसको कंट्रोल कर लें, अगर आपकी हैजर्ड कम्युनिकेशन प्रॉपर हुई हुई है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो गैस है ये किस केमिकल से किस किस्म की गैस निकल रही है और इसकी हमने कंट्रोल मेजर्स क्या करने हैं। वो तभी आपको पता चलेगा कंट्रोल मेजर्स का जब आपकी उसकी पूरा जो आपका हैजर्ड कम्युनिकेशन सिस्टम है वो इन प्लेस होगा। उसके बाद सेक्शन 7 में हैंडलिंग एंड स्टोरेज, उन केमिकल्स को हैंडल कैसे करना है, उनकी स्टोरेज कैसे करनी है। इसी तरह एक्सपोजर कंट्रोल, पर्सनल प्रोटेक्शन का सेक्शन है। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज उन केमिकल्स की। इसी तरह सेक्शन स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी, अगर उनके अंदर मौजूद